नमस्कार, मैं हूं माधो सिंह और आप देख रहे हैं वेब रिपोर्टर। आज वेब रिपोर्टर में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो मीडिया से जुड़ा हुआ है। मीडिया देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मुख्य धारा की मीडिया को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। आखिर ये मीडिया के पीछे एक भय या ये कहें कि अविश्वास जो लोगों के बीच पैदा हुआ है, वो क्यों है? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक झा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, वो भी डेढ़ दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत के लोकतांत्रिक विकास में मीडिया की क्या योगदान मानते देखिए, भारत के लोकतांत्रिक विकास में जैसे ही आप मीडिया की भूमिका का ज़िक्र करेंगे, आपको आज़ाद भारत के इतिहास में पीछे जाना चाहिए। भारत की आज़ादी में मीडिया वो सर्वोच्च भूमिका रही है, जिसने न केवल क्रांतिकारियों को बल्कि जो शांति प्रिय आंदोलन भी देश में अलग-अलग मौकों पर गांधी जी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या अन्य जितने भी बड़े आप नाम सुनते हैं पुराने क्रांतिकारियों के या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उनके विचारों को अगर प्लेटफॉर्म तक ले जाने का काम किया तो मीडिया थी। हालांकि उस स्वरूप में आप टीवी मीडिया नहीं पाते, हैं? नहीं, अखबारों नहीं, का जिक्र आप समझते हैं। आप जो जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, वो मिशनरी पत्रकारिता थी। हम बात कर रहे हैं वर्तमान पत्रकारिता की और विशेषकर सन 2009 के बाद में जो पत्रकारिता में चेंजेज आए हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने चरम पर था, उसके बाद जो परिवर्तन देखने को 14 में मिला है, अभी दिख रहा है। और 2012 का आपने जो घटनाक्रम दिल्ली में देखा, उसी समय 2011 में आपने मिस्र में तहरीर चौक पर देखा, 2010 में सोशल मीडिया का आगमन हुआ। उसके बाद जो चेंजेज मीडिया में, हम उस विषय पर चर्चा करें। बिल्कुल, उस विषय पर भी जब आप आएंगे तो आपको 90 मतलब 95 के बाद की स्थिति पे गौर करना चाहिए कि अखबारों के साम्राज्य को जिस तरीके से टीवी ने कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से आघात पहुंचाया, लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा टीवी। रेडियो तो एक तरीके से समझिए समाचारों की दुनिया से गायब हुआ। मीडिया में मूलतः समाचारों की बात करेंगे। लेकिन जब नए चैनल्स आए, नए चैनल्स के आने के बाद में लोगों का रुझान निश्चित तौर पर टेलीविज़न चैनलों के समाचारों के प्रति बढ़ा। लेकिन जब आप अन्ना हज़ारे आंदोलन देखते हैं या निर्भया के इश्यूज़ को देखते हैं या उस समय की पत्रकारिता देखते हैं, जहाँ पर आप ग्रामीण भारत के सवालों को भी आप राष्ट्रीय मीडिया में जगह पाते हुए देखते हैं। अगर आप उसी को 12-13 के बाद या 13-14 के बाद अगर आप देखिएगा, तो पिछले 7-8 साल का जो समय रहा है, इस समय में निश्चित तौर पर कहिए कि कुछ बिंदु पर केंद्रित मीडिया हो गई है, जहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, वो ज़्यादा नज़र आता है। सीधा सवाल है कि चुनावों में जो जनमत का निर्माण होता है, उसमें मीडिया की क्या भूमिका? देखिए, उसमें व्यापक भूमिका है क्योंकि जो भी व्यक्ति देखता है, खासतौर पे वो दृश्य माध्यम के साथ श्रव्य माध्यम, जैसे ही वो देखता है, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से वो उसके पीछे कहीं न कहीं पड़ता है और यही वजह है कि लगातार मीडिया पर भी जो सवाल उठ रहे हैं कि वो मुद्दे आधारित जर्नलिज़्म नहीं हो रहा है, वो फ़ोकस्ड एक एजेंडा आधारित जर्नलिज़्म हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि मीडिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के अलावा मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लोगों पे प्रभाव डालता है? बिल्कुल, मीडिया मनोवैज्ञानिक स्तर पर पूरा प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति भी समाचार को देखता है, किसी भी स्वरूप में, मीडिया चाहे वो आप फ़िल्मों के भी मीडिया आप एक तरीके से कहिए, जिस स्वरूप में भी आप मीडिया को देख रहे हैं, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित तौर पर। सन 2009 के बाद की मीडिया और सन 2021 की मीडिया कितना बदलाव मानते बहुत बदलाव। 2009 से पहले की मीडिया को जब आप देखेंगे, तो छोटे कस्बों की खबरें भी राष्ट्रीय मंच पर एक जगह रहती थी। पब्लिक वॉइसेज़ के लिए टेलीविज़न में जगह रहती थी। अब आप गौर करिए किसी प्रोग्राम में, किसी भी चीज़ों में, डिबेट शोज़ में 4-5 लोगों के नीति निर्धारण से अलग आपको मीडिया नज़र नहीं आएगी। पब्लिक वॉइसेज़ अब बहुत कम स्तर पर नज़र आते हैं। वही चीज़ आपको नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया में आप जब जाएँगे, तो आपको पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से मीडिया बँट गई है 2009 और 2021 की तुलना में। भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की जाती है। क्या मीडिया समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात को पूरा कर पाता है? अब इसको कोई पृथक तो कर नहीं सकता, छोड़ने की बात तो कर नहीं सकता है। इसलिए कोशिश ज़रूर रहती है मीडिया की, वो समानता की बात करे, बंधुत्व की बात करे, संप्रभुता की बात करे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, सवालों में खड़े हुए हैं। आज एक नया मीडिया का नाम आप सुनते हैं,
गोदी मीडिया का ज़िक्र अचानक से आ गया है। अब किसे आप गोदी कहेंगे ये तो व्यक्ति के खुद के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस पक्ष को भी गोदी कह सकता है, उस पक्ष को भी गोदी कह सकता है। जो विपक्ष के लिए हो सकता है वो भी गोदी हो सकता है, जो सत्ता पक्ष के साथ घूम सकता है वो भी गोदी कहला सकता है। तो ये परिस्थितियाँ ज़रूर निर्मित हुई हैं कि जहाँ पर जिस मूल भारत मतलब जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, खासतौर पे ग्रामीण भारत, मज़दूर भारत, जहाँ के आवाज़ को ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की, वहाँ पर लगता है कि मीडिया उस स्थिति को फ़िल नहीं कर पा रहा है, वहाँ वो कमज़ोर साबित मीडिया कुछ को पंगु की तरह नज़र आता मीडिया को जनता की आवाज़ कहा जाता है और सरकार के आँख कान नाक कहा जाता है। क्या मीडिया अपनी भूमिका से मौजूदा दौर में न्याय कर रहा है? है। मौजूदा दौर में तो बिल्कुल कहेंगे आप कि काफ़ी सवालों के घेरे में है। उदाहरण के लिए जब आप आज से 10 साल पहले किसान आंदोलन से अभी के समय की बात को छोड़ दें, अन्ना हज़ारे का आंदोलन देखें, उस समय के निर्भया के आंदोलन को देखें, तो आप पाएँगे कि मीडिया उस समय में पब्लिक मूवमेंट्स को लेकर के खड़ा होने की स्थिति में था। तमाम चैनल्स आपको साथ खड़े होते दिखेंगे, तमाम अखबार खड़े होते दिखेंगे। लेकिन अभी जब एक बड़ा वर्ग, सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं आप, ग्रामीण भारत का वर्ग है, किसान, उसके मुद्दे पर आपको मीडिया में वो संगठन नज़र नहीं आएगा। वो सामर्थ्य नज़र नहीं आएगा कि वो उनके सवालों को लेकर सरकारों से सवाल कर सके। और ख़ासतौर पे सरकार से सवाल नहीं पूछने की जो पद्धति डेवलप हो रही है, वो मीडिया के लिए चिंताजनक स्थिति। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो वर्षों से खड़ी हुई। क्या मीडिया इनको दूर करने में सहायक साबित? साबित होना चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको 10 में से नंबर देने की कोशिश करें कि 10 में से कितना नंबर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसे 5 या 6 से अधिक नंबर। ऐसा उदाहरण जो आपको याद आ रहा हो अपने पत्रकारिता काल के दौरान कि मीडिया की वजह से कभी न्यायपालिका ने अपना कोई फैसला बदला हो या राजनेताओं ने को अपना फैसला बदला हो या सरकार ने किसी दबाव में आकर के अपने ही किसी अध्यादेश को या विधेयक को वापस लिया? बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 कुछ अच्छे घटनाक्रम बताऊँगा। छत्तीसगढ़ में चूँकि मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार नई-नई बनी थी तो अपने दूसरे का जो पहला कार्यकाल था, उसमें ये एक कुंभ लेकर के आए, एक मेला हुआ करता था यहाँ पर राजिम में पुन्नी मेला। उसको इन्होंने बदला, उसका स्वरूप बदला और कहा कि संत समागम होता है इसलिए अब ये कुंभ रहेगा, उसका नाम राजिम कुंभ रखा। लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ थी मैंने पहले साल देखा कि रेत में बहुत निर्माण हो रहा है और इसे कुंभ का स्वरूप दिया जा रहा है। तो एक विधिवत चीज़ें बनाई गई, कैबिनेट का प्रस्ताव पारित था, नाम दिया गया था उस जगह को। तो मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं। आप एक कुंभ का नाम रख रहे हैं, उसी रेत पर निर्माण कर रहे हैं, अगली रात वही पानी में बह जा रहा है, अगले साल फिर आप निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पब्लिक का पैसा आप गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं, भले कार्यक्रम आपका अच्छा हो। हमने आवाज़ उठाई, आवाज़ का असर ये हुआ कि सरकार ने उसका नाम अगले साल ही तुरंत बदला। कैबिनेट में फिर प्रस्ताव आया, वो कल्प कुंभ बना। उस समय आवाज़ उठाने वाली कांग्रेस वर्तमान में जब सरकार में आई 2018 में, उसने वापस उस नाम को बदल करके पुन्नी मेला कर दिया। तो मीडिया का अस्तित्व है, अगर सब्जेक्ट पर सही तरीके से काम करे। एक आध उदाहरण और देता हूँ आपको। पुलिस के रिकॉर्ड्स में एक व्यक्ति खत्म हो चुका था। हमने खोजबीन की, हमें पता चला कि ये व्यक्ति तो बड़े नरसंहार का अपराधी। हमने खोजा, बाकायदा वो दबी हुई फाइल वापस निकली, उस पर मृत्युदंड की फांसी की सजा हुई इस व्यक्ति को जब उससे खोजा गया, हम लोगों ने खोजा, बाद में उसे आजीवन कारावास में तब्दील किया गया। लेकिन ट्रस्ट के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। जब आप जाएँगे, मीडिया काम करती है, तो बदलाव तो होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया बड़ा हास्यास्पद बयान, आप भी सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। जब देश में निर्भया कांड के बाद आप जान रहे हैं कि बलात्कार के मामलों को लेकर लोग कितने संजीदा हुए, कितनी गहन आवाज़ उठी। तब छत्तीसगढ़ गृह मंत्री हुआ करते थे राम सेवक सैनी। उन्होंने मुझसे बातचीत में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई बलात्कार के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आप गृह मंत्री हैं, इस पर आप किस तरीके से रोकथाम लगाने की क्या उपाय कर सकते हैं? तो उन्होंने बड़ा हास्यास्पद सा जवाब दिया था कि बलात्कार एक सामाजिक बुराई है, या कोई जानबूझकर नहीं करता या धोखे से हो जाता है। और मीडिया का पावर देखिए कि वो खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के तमाम देशों में अपनी जगह बना पाने में कामयाब हुई। ये असर हुआ, तो उसको लेकर के उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। माफ़ी माँगने के साथ-साथ उनकी उनके पार्टी के लिए भी एक बड़ी किरकिरी का विषय था कि लोग उस पर सिर्फ बोलने से पहले थोड़ा गंभीरता के साथ सोचने लगे। और उसके बाद मैं मानता हूँ कि बहुत लोग
रेप जैसे इश्यूज पर अचानक से उठपटांग बातें करते हुए नजर नहीं। क्या सर? मौजूदा दौर में देखा जा रहा है, जो सत्ता पक्ष में होता है वो हमेशा मीडिया को अपने साथ, और विपक्ष में जो लोग होते हैं वो हमेशा मीडिया को गोदी मीडिया, बिके हुए पत्रकार, वसूलीबाज, पत्तलकार, इस तरह के शब्दों से सुशोभित करते हैं। आपको लगता है कि किसी भी राज्य की या सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मीडिया आवश्यक? देखिए, जैसे देश में ना 4 खंभों का ज़िक्र होता है, जब आप बात करते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा ज़िक्र आप करते हैं कि खबरपालिका भी एक खंभा है। अब पिछले दौर में जाइए जब कोर्ट की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनके कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हुए, फिर धीरे से हाई कोर्ट कई बार घसीटा गया। अब तो देखिए राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट तक को घसीट कर ले आते हैं, उसके भी कई फैसलों पर अपनी-अपनी अभिव्यक्तियाँ ज़ाहिर करते हैं। तो वैसी स्थिति आप मीडिया के लिए भी कह सकते हैं कि पहले समय में जब आपको किसी कस्बे का पत्रकार किसी खबर को छुपाता हुआ मिल जाता था या किसी की पैरोकारी करते हुए मिल जाता था, तो आप उस पर सवाल। फिर धीरे से क्योंकि जो क्षेत्रीय चैनल्स हुआ करते थे या क्षेत्रीय अखबार हुआ करते थे, वो कहीं न कहीं उस राज्य के बजट पर निर्भर करते थे, तो वो राज्य की पैरोकारी करते हुए, राज्य सरकार की पैरोकारी करते हुए उस सवालों के घेरे में होते थे। वो लक्षण अब आपको जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं, जो पूरे देश भर में प्रभाव रखते हैं, उन पर भी अब इस तरह का आप आरोप लगते हुए देखते हैं। ये स्थिति बताती है कि मीडिया का जो तीनों धारा है, ग्रामीण से लेकर के राष्ट्रीय धारा, अंतर्राष्ट्रीय धारा, वहाँ पर इसकी असर पड़ी है कि राजनीतिक दलों का प्रभाव कहीं न कहीं इनकी खबरों पर अब दिखने लगा कि जो सत्ता में है, उसके इर्द-गिर्द जो समाचारें हैं, उसका ताना-बाना कहीं न कहीं बुना हुआ दिखता है और उनके प्रभाव क्षेत्र में थोड़ा-सा लगता है कि काम करता हुआ नज़र। मीडिया का व्यवसायीकरण हो चुका है, मीडिया अब इंडस्ट्री बन, जाहिर सी बात है धन की जरूरत तो है, लेकिन क्या मीडिया धन उगाही का ही जरिया बनकर है? देखिए, भारत में लगभग जितने भी बड़े संस्थान आप देखते हैं, चाहे वो अखबार का संस्थान देखें आप, या टेलीविज़न का संस्थान आप देखें, मैं सोशल मीडिया को कुछ देर के लिए किनारे रखूँ। लेकिन अखबार और टेलीविज़न में जब आप जाएँगे तो आपको बड़े कॉर्पोरेट घरानों के इर्द-गिर्द ये मीडिया दिखता है। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी। यही आप जब दूसरे देशों का ज़िक्र करते हैं, उदाहरण के लिए आप अमेरिका का ज़िक्र करिए या ब्रिटेन का ज़िक्र करिए, जहाँ पर बीबीसी और सीएनएन जैसी संस्थाएँ आपको दिखती हैं, जो एक अलग तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स में चलती है, मतलब एक संगठन है वो, पत्रकारों का समूह। भारत में उस तरह की स्थिति में जब आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को देखते हैं, पीटीआई को देखते हैं, एएनआई को देखते हैं, वो उतनी ज़्यादा प्रखर नज़र नहीं आती। एजेंसी के रूप में ज़रूर डेवलप दिखती हैं, लेकिन एक बड़े संस्थान के रूप में कहिए कि जो पूरे मास को एक साथ एक अखबार में या टेलीविज़न में पिरो करके रख सके, वो चीज़ की कमी दिखती है और वही वजह है कि लगातार ये सवाल मीडिया पर उठ रहा है कि कहीं ये कॉर्पोरेट घरानों के तिलिस्म में गुम तो नहीं। आपको लगता है कि 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड, अन्ना हजारे के जन लोकपाल और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधक आंदोलन के बाद जिस तरह से यूपीए सरकार को लेकर के लोगों में नाराजगी पैदा हुई, और सन 2013 के इलेक्शन लोकसभा के आए 2014 में, तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति या कहें बीजेपी के प्रति लोगों का एक सेंटिमेंट बन गया। उसके पीछे क्या मीडिया का ही हाथ? बिल्कुल मीडिया का हाथ मान सकते हैं। यंग भारत, आज 2021 में जब आप ज़िक्र करेंगे, दुनिया का सबसे जवान देश है, सबसे यंगेस्ट देश, 27 साल एवरेज आयु देश की है जवान, तो हम मान सकते हैं कि 27 साल का एवरेज आयु वर्ग भारत में निवासरत है। तो इसकी बुनियादी कहिए तो आपको 2012, 13, 14 से आपको नज़र आएगी। क्योंकि जो आज आपको 27 का वर्ग दिख रहा है, वो आपको उस समय में तकरीबन आपको 16, 17, 16, 15, 16 का वर्ग दिखेगा। तो रोज़गार के प्रति जो लालसा और एक जुगुप्सा कह सकते हैं कि जग जो रही थी कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। उस दौर में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, जो खुद ऑडिट जनरल की जो रिपोर्ट थी, उसको लेकर खुद वो कई सवालों के घेरे में थी। खुद प्रधानमंत्री जो थे, उन पर लगातार कई मसलों पर नहीं बोलने के मतलब वो कम बोलते थे। तो एक एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं सरकार के प्रति थी, भ्रष्टाचार के मसले थे और उस बीच में निर्भया आंदोलन, अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख, लोकायुक्त की माँग करना, ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको मीडिया ने बूस्ट किया और बूस्टअप होने लायक सब्जेक्ट थे और लोगों ने, मैंने आपको पहले भी कहा कि मीडिया मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है, एकजुट करने का काम करता है।
अब उस एकजुटता को आप किस दिशा की ओर ले जाते हैं? उस समय की जो मीडिया थी, उसने उसको उस दिशा में ले जाकर खड़ा किया। और उस बीच में जब मोदी अपने करिश्मा इंडस्ट्री के साथ आए और लोगों के समय में उस समय गुजरात मॉडल दिखता था कि डेवलपमेंट है, फैक्ट्रीज हैं, उद्योग है, तो प्रधानमंत्री देश में भी आएंगे तो रोजगार लाएंगे, विकास लाएंगे, गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो एक लालसा ने बड़ा बदलाव किया और बड़ी। मीडिया से बेरोजगारी कैसे? देखिए, मीडिया से बेरोजगारी तब घटेगी जब मीडिया, खासतौर पर वर्तमान सरकार की आत्मनिर्भर बनने की बात। भारत में जो संसाधन, आप चीन का जिक्र करेंगे, दूसरे डेवलप्ड कंट्री का जिक्र करेंगे, जापान का जिक्र करेंगे, अमेरिका का जिक्र, उसके देश में जो रॉ मटेरियल है, उस पर जब आप वहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे, तब आप रोजगार की नई परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। वर्तमान मीडिया रोजगार के प्रति कोई बहुत ज्यादा काम करती हुई आपको नजर नहीं आती। युवाओं के लिए बहुत ज्यादा फोकस आवाजें नहीं है होती। तो जिस बेरोजगारी के दौर से इस वक्त भारत गुजर रहा है, वहां पर लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा सब्जेक्ट, डिबेट बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए था, जहां पर रोज की चर्चा होनी। आपको नहीं लगता है कि मीडिया अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, या कहें कि अपना रास्ता भूल गया है? मीडिया में आप देखते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें धर्म, हिंदुस्तान, सब इस तरह की बातें कुछ ज़्यादा होती हैं। जो आम लोगों के मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जो सरोकार, उनको लेकर के ना तो कोई डिबेट होती है, ना कोई प्राइम टाइम शो बनता है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रायोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो नेताओं या सरकारों के द्वारा फंड। देखिए, आप इसको प्रायोजित बोलिए, फंडिंग बोलिए या आरोप हो सकता है। लेकिन जो छवि, जिस तरह की खबरें आती हैं, उसको आप दूसरे नजरिए से देखिए। दर्शक को टेलीविजन चैनलों ने ये मान लिया है कि उन्हें मसाला बेहतर लगता है। किसान, गांव, बेरोजगारी, जो न्यू मतलब भारत के निचले स्तर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पर हम शहर की बात करेंगे, शहर की गंदगी की बात करने लग जाए या दूसरे समस्याओं की बात करने लग जाए, मीडिया, वर्तमान मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चूंकि आपने जिक्र किया, उनको ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट में इतना मसाला नहीं, जितना वो हॉट किसी दूसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और खासतौर पर धर्म, धर्म एक ऐसा हॉट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जैसे ही पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, भारत में आज़ादी के बाद से ही हिंदू मुसलमान की खाई एक इतनी बड़ी खाई, जिसको आप जितना खींचेंगे च्युइंगम की तरह, या उस खाई को जितना आप चौड़ा करेंगे, उसके जगह पर आप उतना ही ज़्यादा अपने लिए स्पेस बना। से मीडिया समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना कहाँ से? ये तो फिर खाई पैदा कर। आप कहा ना, मीडिया इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब उसमें उसका फायदा राजनीतिक दलों से हो रहा हो, या इसका फायदा वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कर रही हो, जिससे कि पब्लिक में रोमांच आता हो और दर्शकों की संख्या बढ़ रही हो, दोनों फायदे हैं। कॉर्पोरेट घरानों के अपने लिंकअप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के अपने फायदे हैं, और खासतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त देश में सत्ता में है, आप कहीं ना कहीं बीजेपी को जब आप देखेंगे तो उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी पर नहीं जाऊंगा, तो अगर मीडिया ऐसा कर रहा है तो इससे भारत का लोकतांत्रिक विकास कैसे? ये तो नेगेटिव। तो मैं इसको आपको कह रहा हूँ ना, ये चीज नुकसानदेह, ये नुकसान। मीडिया के 4 सकारात्मक और 4 नकारात्मक पहलू क्या? देखिए, मीडिया का 4 सकारात्मक पहलू, क्योंकि जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, सबसे पहले तो इसका जन सरोकार होना चाहिए, जन भावना के अनुरूप होनी चाहिए, जन समस्याओं को राजनीतिक दल, सरकारें उनके सामने अभिव्यक्त करें, इसकी वो कोशिश होनी चाहिए। समाज की कौन सी कुरीतियां हैं, उसको कैसे खत्म किया जा सके, उस पर एक बड़ा मूवमेंट चलाने के लिए इसका एक क्रमबद्ध अपना एक तरीका होना है। निगेटिव पहलू पर जाएंगे, तो जो सबसे पहले, जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, धार्मिक उन्माद को अगर वर्गीकृत करते हुए मीडिया पेश करती है, ये सबसे नकारात्मक है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मों को अलग अलग हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़ा निगेटिव स्वरूप आपका नहीं हो सकता। दूसरा, जन भावना, अगर पब्लिक की डिमांड है कि उसे रोजगार चाहिए, उसकी मूल समस्याओं का जिक्र चाहिए, उसके एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों का रेट कैसे बढ़ रहा है, जैसे डीजल पेट्रोल है, ये जन भावना का सब्जेक्ट है कि भाई महंगाई अगर डीजल की बढ़ेगी, यकीन मानिए कि आपकी महंगाई बढ़ने वाली, एक
सामान्य पत्रकार को भी इस बारे में ज्ञान होता है। अगर वो इसको फ़ोकस्ड रख कर के आगे नहीं बढ़ाता है, रसोई गैस से क्या असर पड़ता है, जन भावनाओं के लिए नहीं हो रहा है। ये एक चीज़ कह सकते हैं, एक नेगेटिव पहलू जो वर्तमान मीडिया में नज़र आपको नहीं आता, नेगेटिव पहलू। तीसरा, जो गृह युद्ध की स्थितियाँ हैं देश के अंदर, उन गृह युद्ध की स्थितियों को अगर आप वायु युद्ध से जोड़ेंगे, तो आप देश के अंदर के ढांचे को बिगाड़ने का काम करें। ये तीसरी चीज़ भारतीय मीडिया में नज़र आ रही है। और चौथी चीज़, सत्ता से सवाल, चाहे वो राज्यों की बात हो, चाहे वो केंद्र। जहाँ पर जिसकी सरकार है, मीडिया का काम है कि वो पब्लिक के सवालों को, एक पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने चुना है 5 साल के लिए लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए, उनसे सवाल पूछने का हक तो अपना ना खोए। तो ये चौथी चीज़ है जहाँ पर सवाल पूछने से लगता है आजकल मीडिया बच बच रही है। तो सवाल कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप क्या टॉनिक लेते हैं, या अगर आप दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में हैं, तो नाम भी आजकल आप देखिए, मीडिया की भाषा को भी ज़रा आप देखिए, ये एक नेगेटिविटी का एक और चीज़ मैं आपको जोड़ दूँ। ऐसी भाषा जो इस वक़्त चल रही है, आप टेलीविज़न चैनलों पर जब आप जाएँगे, इस तरह का डिबेट शो चल रहा है। गाली, ये आप मीडिया का विकृत रूप कहना चाहते हैं। बिल मीडिया का भविष्य क्या है? देखिए, अगर इस गति से ये मीडिया इसी चीज़ों पर बढ़ती रही, यकीन मानिए लोगों का भरोसा खोने के बाद मीडिया अपना अस्तित्व खो देगी। ये आप अभिषेक झा जी को सुन रहे थे। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने मीडिया से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात की। लेकिन सच्चाई ये है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का होना आवश्यक है। समाज में भाईचारा बनाने, लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराना, उनके अंदर जन विचारशीलता पैदा करना, ये ताकत मीडिया ही उनको प्रदान। देखिए, ये भी सच्चाई है कि वर्तमान दौर में मीडिया का जो एक मिशन था, मिशनरी भाव था, उससे मीडिया अपना रास्ता आज वो धर्म सापेक्ष हो चुका है। आज वो राजनीतिक दलों के तलवे के नीचे, वो धनाढ्य लोगों की तिजोरी में मिलता है। कहावत है, ये आज अपना ठप कर दिया। धन्यवाद। इसको हम वो कहते हैं, उत्कर्ष